स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया यदि किसी कंडक्टिंग क्लोज्ड लूप से लिंक फ्लक्स यदि टाइम के साथ चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होती है, तो उसमें एक बैटरी बन जाएगी ईएमएफ की। असली वाली बैटरी नहीं, एक इमेजिनरी बैटरी बन जाती है। उस बैटरी को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं और उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो उस कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस होती है। और इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। व्हाट इज द लेंज लॉ? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट will be in the way such that it will oppose the cause by which it is produced itself। क्लियर है क्या बात? तो ये तो लेंज लॉ था। तो बैटरी की पोलैरिटी की डायरेक्शन किधर होगी वो लेंज लॉ के हिसाब से आप बताओगे। दूसरा, फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स कितनी तरीके से चेंज हो सकती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ ऐसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सही है। जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस थीटा होती है। तो अगर जो मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एन डी अपॉन डी टी बी ए कॉस थीटा। यानी कि फ्लक्स को आप तीन तरीके से चेंज कर सकते हो। एक तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, एक लूप का एरिया चेंज करके, एक एंगल यानी कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करके आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया था जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, है ना। तो इस तरीके से एग्जांपल करा दिया था और अब मैं और भी एक तो एग्जांपल आपको कराता हूं, है ना। मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल करा दिया था जिसमें B बराबर V नॉट T है, यानी कि टाइम के साथ B चेंज हो रहा था। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल कराऊंगा जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट होगा लेकिन उसमें क्या, उसमें एरिया बदलेगा। क्लियर है क्या बात? तो अब आप क्वेश्चन लिख लो एक मिनट। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। सही है भाई? ये है, चलो लिखो। देखो एक एग्जांपल जिसमें एरिया चेंज होगा, है ना। ऐसे हेडिंग डाल दो चाहे, एरिया इज चेंजिंग, एरिया इज चेंजिंग। इस पे एग्जांपल है ना। नंबर 2 लिख दो इस पे। नंबर 1 लिख देना बी इज चेंजिंग। इससे पहले वाले सवाल में क्या चेंज हो रहा था भाई? बी चेंज हो रहा था। इसमें लिख देना नंबर 2 एरिया इज चेंजिंग। फिर थीटा को चेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको। लिखो इफ a loop is placed in perpendicular magnetic field is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to
मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular magnetic field whose direction whose radius is changing with time according to r is equal to r naught alpha t. If resistance of the loop is इस सर्कुलर लूप लिख लेना है यहाँ पे, सर्कुलर बेटा यहाँ पे देखना, यह सर्कुलर लूप। इफ resistance of the loop is r, find the induced current in the loop। सही है भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी नॉट लिख लेना, बी नॉट कांस्टेंट। करो ठीक है भाई। तो आपको इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बी नॉट दे रखा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये दे रखा है कांस्टेंट है। लेकिन एक लूप है जिसकी रेडियस सर्कुलर लूप है और इसकी रेडियस टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो टाइम के साथ वेरी कर रही है रेडियस r नॉट प्लस अल्फा टी के हिसाब से। तो इसका जो लूप का एरिया है वो भी पाई आर स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से वेरी करेगा। तो इससे लिंक फ्लक्स, इसका एरिया बढ़ता जाएगा तो इससे लिंक फ्लक्स भी बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। पहले ये बताओ, ये अगर जो एरिया ऐसे है और ये बढ़ रहा है तो इसका एरिया बढ़ेगा तो इससे लिंक फ्लक्स क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो इसमें इंड्यूस करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि उस फ्लक्स को घटाए, कम करे। अब मेरे को ये बता दो कि इसमें करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी। पहले ये बताओ, बी तो मान लिया अंदर की ओर है और रेजिस्टेंस इसकी रेडियस बढ़ रही है। तो इस लूप में जो करंट है वो दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। मैं इधर बना देता हूं। एक तो इसमें क्लॉकवाइज हो सकती है, यह एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी। कौन बताएगा भाई? इंड्यूस करंट इसके अंदर क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी?
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एक आंसर आया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही बात है। देखता हूं मैं चेक करके। देखो जब एरिया बढ़ेगा तो इसकी फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब ध्यान से सुनो, जो मैं कल भी कह रहा था, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ, यदि इसमें इंड्यूस करंट ऐसे उत्पन्न होती है तो इस इंड्यूस करंट के कारण खुद की मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, अंदर की ओर होगी, जबकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, बाहर की ओर होगी। किसकी, इंड्यूस करंट के कारण। तो इसमें देखो, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रही है टाइम के साथ, तो उसे घटाने की कोशिश करेगा। तो यदि ऐसे उत्पन्न होगी तो ये तो इसमें और हेल्प कर देगा, ये तो अंदर की ओर थी सही, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो भी अंदर की ओर हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ जाएगी और वैसे भी बढ़ रही थी, तो ये नहीं होगा। कैसे होगी, ऐसे होगी कि वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज तो होगी सही। तो इसका मतलब इस लूप में क्या होगा, इस लूप में एक बैटरी बन जाएगी। कैसे, बैटरी एक इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी ऐसे बन जाएगी। ये बैटरी इसमें है नहीं, इसे बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें एक बैटरी बन जाती है और इसका ईएमएफ कितना है, E। और E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E की वैल्यू माइनस n d∅dt का मैग्नीट्यूड से निकालेंगे। माइनस को तो छोड़ दो, ये तो डायरेक्शन देती है, तो डायरेक्शन तो हमें पता है, करंट ऐसे फ्लो होगी। n तो इसमें 1 ही दिया हुआ है मान लिया, तो d∅dt, फाई क्या होगा, ba cos थीटा, है ना। एरिया भी इधर की ओर और b भी इधर की ओर। cos 180 मान लो या cos 0 मान लो, तो मोड़ लेंगे तो इसका क्या जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, d/dt, b तो हो जाएगा b0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और cos थीटा क्या हो जाएगा 1, है ना, cos 0 मान लेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो और तो देखो, जो ईएमएफ होगा वो b0 पाई, तो बाहर आ जाएगा d/dt r²। हाँ भाई, r के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में r² का डिफरेंशिएशन 2r dr/dt हो जाएगा। सही है क्या बात? अच्छा ध्यान देना, ये हो जाएगा 2b0 पाई r है r0 प्लस अल्फा t d/dt, r की जगह r0 प्लस अल्फा t, तो ये जाएगा 2b0 पाई r0 प्लस अल्फा t, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस अल्फा, 2b0 अल्फा पाई r0 प्लस अल्फा t, ये आ जाएगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इतना। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ रहा है, तो आ रहा है। तो यानी कि इसमें ये जो बैटरी बनेगी ना, ये बैटरी ऐसे करके, ये जो बैटरी बनेगी ये प्लस माइनस, इसका ईएमएफ इतना होगा। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, करने दो, अब ऐसा आ रहा है तो आएगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब एरिया चेंज करने पर भी इसके अंदर एक बैटरी बन जाती है और करंट उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया लूप का, कैपिटल R, तो करंट कितनी होगी भाई इसमें, E/R। E कितना है, 2b0 अल्फा पाई r0 प्लस अल्फा t, रेजिस्टेंस कितना है R। तो करंट भी फंक्शन का टाइम है, तो दिस मच करंट विल प्रोड्यूस।
कॉपी कर लो तेजी से। हाँ भाई, कॉपी कर लिया बच्चों? सर वेरी गुड। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना? तो ये है, तो इस तरीके से एरिया को चेंज करके भी आप, है ना, एरिया को चेंज करके आप इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हो। बात समझ में आई? अब देखो, मैं आपको एंगल चेंज करके, तीसरा केस था कि भाई एंगल को चेंज कैसे करें, एंगल चेंज कैसे करेंगे। एंगल चेंज करके, तीसरा लिख लो, थर्ड है, हिंदी में ही लिख लेंगे, एंगल चेंज करके। सही है बात? एंगल चेंज करके हम किस प्रकार से मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मेरे को ध्यान से बताना कि मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया ऐसे है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ऐसे, किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब ध्यान से देखना, ये लूप है, मान लिया ये हमारी लूप है, ये नहीं मान लिया लूप, ये लूप है ऐसे, कोई कंडक्टिंग लूप है। कौन सी लूप है? कंडक्टिंग, मतलब तांबे के, कॉपर के वायर की लूप बना रखी है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये लूप ऐसे रखी है। तो कोई मेरे को बता सकता है बी में, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया में कितना एंगल है? जो लूप होता है, लूप का एरिया ऐसे होता है। तो ये देखो, जब ये लूप होगी ऐसे करके, अरे तो गलत ही लूप ले ली मैंने, ये रहा, एंगल कितना होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। समझ में आई बात? एरिया क्या होता है? लूप के परपेंडिकुलर जो होता है एरिया होता है, समझे? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले लूप ऐसे रखी थी, ये वाली लूप ऐसे रखी थी, अब हमने क्या करा, इसे 90 डिग्री टर्न कर दिया। समझ में आई बात? तो अब एरिया वेक्टर क्या हो गया? ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो गया। समझ में आई बात? ध्यान से देखो, पहले लूप ऐसे रखी थी, अब लूप ऐसे है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी थी? BA cos 0, BA cos 0। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है? BA cos 90 यानी 0। समझ में आई बात? ये बात ध्यान से देखो, पहले लूप ऐसे रखी थी, अब लूप मैंने 180 टर्न करा दिया, ये तो 90 हो गया, 90 से भी आगे टर्न हो गया। समझे? तो पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, मैंने 90 डिग्री ऐसे करा, अब 180 कर दिया। समझ में आई बात? तो जब एरिया वेक्टर ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे था, तो एंगल 0, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री।
बात समझ में आती है? देखो जब लूप ऐसे थी तो फ्लक्स थी बी ए कॉस 0, है ना। अब फ्लक्स कितनी होगी? बी ए कॉस 90 यानी 0। अब फ्लक्स कितनी होगी? बी ए कॉस 180। कॉस 180 का मतलब -1। समझ में आई बात? तो ये सवाल है। अब सवाल लिख लो। देखो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये है, पहले एक सर्कुलर लूप है और इसका एरिया क्या है? ए है। ये मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रखी है। बात समझ में आई? ऐसे लिखेंगे, लिखो पहले बनाना, B इंटू द बोर्ड है और कांस्टेंट है, समझे। अब लिखेंगे a coil is placed perpendicularly in uniform magnetic field. A coil is magnetic field. If, ध्यान से देखो, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस का मतलब इस लूप को, ये लूप है, इस लूप को ऐसे घुमाना है हमें, ऐसे घुमाना है, यू घुमाना है, सही है। If this coil is turned by first 90 degree, second 180 degree, as shown in figure, find first A part, average turn by 90 degree in time delta t में घुमा देते हैं। Find average induced EMF, दूसरा है ना, फर्स्ट ऐसे, सेकेंड एवरेज induced current, third total charge flow, है ना, टोटल चार्ज फ्लो। दूसरा लिख लेंगे गिवन, क्या गिवन है? A is the area of loop, लूप का एरिया कितना है? A। R is the resistance of loop, ये गिवन है, सही है। B naught is uniform magnetic field। क्लियर है क्या बात? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉपी करो और बताओ आंसर। सही है भाई? क्लियर है क्या बात? ये अब देखो
मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, आप भी समझने की कोशिश करना। सही है। इसमें निकालना है हमें एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, वो भी दो केस में, वो भी दो केस में। इफ दिस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है ये देखो, अगर जो मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और मैं इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर ही मान दूं, तो थीटा 1 कितना है, थीटा 1, क्योंकि फ्लक्स जो होती है ना वो बी ए कॉस थीटा, इसमें लूप का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है ना, एरिया तो लूप का ए ही रहेगा, बी भी चेंज नहीं हो रहा, थीटा चेंज हो रहा। तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो, जब लूप ऐसे है, ऐसे करके है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो इस केस में थीटा 1 जो होगा वो 0 मान लेते हैं हम, है ना। तो फर्स्ट मान लेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट 90 डिग्री, तो लूप को हमने ऐसे रखा था, ऐसे कर दिया, तो लूप तो ऐसे हो जाएगी, फिर तो लूप ऐसे ही हो जाएगी दिखने में, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। ये हो गया ना लूप, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की ओर, और पहले लूप ऐसे थी, अब इसे घुमा के यूं कर दिया हमने, तो सामने से तो हमें लाइन ही दिखेगी ये, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, अब की बार ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, अंदर की ओर, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो फ्लक्स φ1 लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा 1, इस केस में φ2 लिखेंगे थीटा, बी ए कॉस 0, यानी फ्लक्स थी इतनी, और ये बी ए कॉस 90, फ्लक्स हो जाएगी 0। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स तो हम 1 मान लेंगे, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन वायरेक्शन उसने कुछ नहीं पूछी, पूछेगा भी कैसे, उसने बताया नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है या उधर है ना, ये तो हमने मान लिया कि अंदर की ओर है, अपने आप से ही मान, अच्छा दे रखा है, चलो मान लिया इसने, है ना। वो तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भाई, पहले बताओ डेल्टा फाई कितना हुआ, डेल्टा फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, कितना हुआ भाई, φ2 माइनस φ1, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ -5, टोटल टाइम इन टाइम कितना, डेल्टा टी। बात समझ में आई है? कोई मेरे को बच्चे बता सकता है एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, कौन से टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। डेल्टा टी लगता है इसे घुमाने में, ऐसे घुमा करके, ऐसे घुमा करके ऐसे करने में टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। तो इस टाइम में एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ, तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लेंगे एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ई एवरेज कैसे, -n टोटल फ्लक्स चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, तो यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का मोड, टोटल फ्लक्स चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल फ्लक्स चेंज कितना हुआ भाई, -ba का मोड अपॉन डेल्टा टी। तो इंड्यूस ऐसे लिखेंगे, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया भाई, ba अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आती है? तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एवरेज इंड्यूस्ड करंट, अरे कितने लिखो, करंट, करंट होगी इंड्यूस, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो एवरेज इंड्यूस करंट जो हो जाएगी वो बी ए अपॉन
डेल्टा टी इंटू आर। क्लियर है क्या बात? ये दिस इज द एवरेज इंड्यूस करंट। हाँ भाई, एवरेज इंड्यूस चार्ज, ये तो मान लेते हैं ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, सी पार्ट एवरेज इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा क्यू, ये और निकालना है। कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ भाई, एवरेज इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे? एवरेज इंड्यूस चार्ज मतलब इस, जैसे आप इसे लूप को ऐसे से ऐसे करोगे ना, तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो चार्ज भी फ्लो होगा। तो इतनी देर में कितना चार्ज फ्लो होगा बता सकते हैं हम? कैसे बताओ? अरे चार्ज आई एवरेज है ना, ये इसे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख लेना। आई एवरेज क्या होती है? टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जब टाइम से टाइम को काट दोगे तो क्या बचेगा? बी अपॉन आर। समझ में आई बात? तो इंड्यूस करंट तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी बी अपॉन आर। तो ध्यान से देखो, यहां पे लिखना जो एवरेज इंड्यूस चार्ज होता है बीए, बीए क्या था यहाँ पे? टोटल फ्लक्स, चेंज इन टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसे याद करना है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये चार्ज फ्लो होता है। किसी लूप में जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो होगी, और इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस चार्ज फ्लो होता है। तो कभी क्वेश्चन में यदि आपसे केवल डायरेक्ट चार्ज फ्लो पूछे कि कितना एवरेज चार्ज फ्लो हुआ है, तो आप क्या करोगे? चेंज इन फ्लक्स निकालना और उसे टाइम से डिवाइड, सॉरी टाइम नहीं आएगा यहां आएगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस से डेल्टा फाई अपॉन आर, सॉरी डेल्टा क्यू क्या है? बीए, बीए कितना था भाई? टोटल फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये एक डेफिनेशन भी है चार्ज फ्लो की और फॉर्मूला भी है, इसे याद रखना है हमेशा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चार्ज फ्लो का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? एवरेज चार्ज
फ्लो का फॉर्मूला, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। Sir. वेरी गुड। अब थीटा 2 इक्वल टू 180 के लिए करो आप। थीटा 2 इसे तो मतलब पार्ट 1 डाल लेना। पार्ट 1 में जो फर्स्ट पार्ट था ना हमारा, वो तो थीटा 1 तो ऐसे था, लूप तो इनिशियल, थीटा 2 90 डिग्री था। अब मैं चेंज करता हूं, सेकंड पार्ट के लिए करता हूं। सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या था भाई। सेकंड पार्ट, लूप पहले तो ऐसे रखी हुई थी, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस लूप को डेल्टा टी में कैसे घुमा दिया भाई। लूप पहले ऐसे थी, अब इसे घुमा दिया यूं, पूरा 180 से घुमा दिया। समझ में आई बात? तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर रहेगी, अभी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही रहेगी, लेकिन मैं इसे 0 डिग्री मानूंगा और इसे 180 डिग्री मानूंगा। बात समझ में आ रही है? तो टोटल चेंज इन फ्लक्स निकाल लूंगा, है ना। फॉर्मूला तो यही आएगा, phi1 BA cos 0, तो phi1 तो आ जाएगा BA। बात समझ में आई? और जो phi2 होगा इस केस में BA cos 180, यानी कि जो टोटल फ्लक्स होगी माइनस BA आ जाएगी। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, इसलिए चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई, phi2 माइनस phi1 माइनस BA डेल्टा फाई माइनस 2BA। बात समझ में आई? दूसरा, ऐसा करने में टाइम कितना लगता है उसे, डेल्टा टी, टाइम टेकन इज इक्वल टू डेल्टा टी, है ना भाई। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ऐसे निकालेंगे, तो इसलिए एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ भाई, ई एवरेज टोटल फ्लक्स चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भाई, माइनस एन का मैग्नीट्यूड। नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते तो जरूर रखते, अभी नहीं दिए हुए तो 1 मान लेंगे। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी माइनस 2BA अपॉन डेल्टा टी, तो ई एवरेज जो हो जाएगा वो 2BA अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड है एवरेज
इंड्यूस्ड करंट, तो वो तो सिंपल ही है। लूप का रेजिस्टेंस कितना मान लेंगे हम, R, इसलिए I इंड्यूस जो होगी वो E एवरेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा 2BA अपॉन R इंटू डेल्टा टी। तीसरा, ये तो I एवरेज आ गया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी रहता है, इसलिए चार्ज फ्लो वैसे तो डेल्टा Q बताओ कितना होगा, चलो इसमें से निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ जाएगा, है ना भाई, चलो उड़ाते रहिए, सही है। तो कितना आएगा, मैं यहां लिख लेता हूं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2BA अपॉन R इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी 2BA अपॉन R, इसे तो हम चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम ऐसे निकाल ही सकते थे। चार्ज फ्लो तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया भाई, 2BA, अरे मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना, इस तरीके सॉल्व करना। चलो जल्दी कॉपी कर लो तेजी से, फिर मैं आगे सवाल कराता हूं। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ऐसे निकालते हैं। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का मतलब यहां d5/dt नहीं आएगा, टोटल फ्लक्स चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकालते थे, अरे एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर पता होना चाहिए अपने को। एवरेज होता है कि नहीं दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच के लिए, और इंस्टेंटेनियस होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, समझे? जैसे रफ में लिख लेना भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx/dt। तो इसी तरीके से जो एवरेज ईएमएफ है, ई एवरेज टोटल फ्लक्स चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और यदि इंस्टेंटेनियस निकालना है तो d5/dt। क्लियर है क्या बात? जब भी आपसे इस चैप्टर में या किसी भी दुनिया की किसी भी टॉपिक में या फिजिक्स में एवरेज पूछेगा तो निश्चित रूप से वो टाइम इंटरवल देगा, किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, तो डेल्टा टी जरूर देगा ऐसे करके। इंस्टेंटेनियस देगा तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट देगा कि किस इंस्टेंट पर निकालना है। ये अंतर होता है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से जो थर्ड एग्जांपल था, इसमें हमारा
एंगल चेंज करके। किसका एंगल चेंज किया हमने? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, लूप का एरिया कांस्टेंट है, बस एंगल को चेंज कर रहे हैं लूप को रोटेट करा करके, है ना। और यही प्रिंसिपल है किसका? यही प्रिंसिपल है जनरेटर का, जो आपके घरों में या मतलब जनरेटर लगा होता है ना। ये जनरेटर कहें या जनरेटर बोले या मतलब जैसे पावर प्लांट होता है, जैसे उसमें डैम में लगा रहता है ना, जैसे नंगल डैम में लगा हुआ है, जो बिजली प्रोड्यूस होती है, वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या ही प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं हम। जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ाऊंगा वो आपके घरों में बिजली कैसे, पानी के गिरने से बिजली कैसे बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से ही बनती है। पहले आप क्वेश्चन समझ लो और लिख लो। क्वेश्चन क्या लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। मान लेते हैं, देखो इधर थीटा बदलकर एक एग्जांपल हो, ध्यान से देखो। यहां पर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर एक कॉइल है। कॉइल का एरिया कितना है? A। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B नॉट इनटू, और ये क्या है? फिक्स्ड। अब ये जो है इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? जैसे एक कॉइल है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? n क्या है? नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स, तो मिलकर के कॉइल बन गया। अब इस कॉइल को इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे भाई? अरे देखो इधर ध्यान से, जब हम इसे रोटेट करेंगे ऐसे यूं करके, कोई कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसे रोटेट करेंगे यूं, ऐसे लगातार। देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं है, मान लिया ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो दो मैग्नेट के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच तो कॉइल रख देते हैं, ऐसे कॉइल रख दिया मान लिया, सही है बात। अब कॉइल को क्या करेंगे हम? कॉइल को घुमाएंगे यूं करके। जब आप कॉइल को घुमाओगे तो इस, ये जो तांबे की, कॉपर की बहुत सारी कॉइल है, मोटी मोटी, नंबर ऑफ टर्न बहुत सारे लपेट दिए, जब आप इसे इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे यूं करके, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स थीटा बदलने के कारण बदलेगा, तो इस लूप में क्या उत्पन्न होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। आगे बात समझ में? तो देखो, अगर जो मान लिया इसे हम घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड से, ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड से, तो थीटा जो होगा थोड़ी देर के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जब आप इसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिख देता हूं मैं, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी से आप इसे रोटेट करोगे तो जो फ्लक्स होगी बी ए कॉस थीटा, बी तो क्या है? बी नॉट ए कॉस ओमेगा टी। तो जो फ्लक्स है ये टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होगा, होगा नहीं होगा? तो माइनस एन डी अपॉन डी टी, जो फ्लक्स है उसके अंदर ये एंगल चेंज हो रहा है, तो माइनस एन बी नॉट ए डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस का कितना होगा?
माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा के बराबर में सॉरी टी के बराबर में ओमेगा है तो ओमेगा और आ जाएगा यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस एन ए बी नो एन ए ओमेगा बी नॉट एन ए बी नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, एन ए बी नॉट ओमेगा। ध्यान से देखो, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स एरिया, बी नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसे हम यदि कांस्टेंट मान लें तो हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट की कितनी वैल्यू है भाई, एन ए बी नॉट इंटू ओमेगा। तो इसके अंदर जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो साइनोसॉइडल इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। साइनोसॉइडल जो हमारे घरों में आता है, समझ में आई बात, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या है ये, एसी वोल्टेज। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है भाई, एसी वोल्टेज पढ़ेंगे हम। डीसी वोल्टेज नहीं है कि 5 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, साइनोसॉइडल है। पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं, इसे समझाता हूं। यहां थोड़ा सा लिख लेना इसमें, इफ दिस लूप इज rotating in uniform magnetic field with constant angular velocity ओमेगा, ऐसे है ना भाई, ये लिख लेना, इसमें कहीं को भी लिख लो। then induced EMF AC वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है।
सर हाँ बेटा, सर इनिशियल की इतनी वैल्यू होती है कि हमने सपोज की है। किसकी किसकी? तो इनिशियल जो आपने लिखा है ई नॉट। ई नॉट, ये जो लिखा है हमने ये, यस सर। हाँ तो इसकी ये होती है ना 220 वोल्ट होती है। ये वही है जो हमारे घरों में लाइट आती है। देखो ध्यान से देखो इसे डायग्राम को, जैसे इसे देखो, एक लूप है, लूप को आप क्या करोगे, एक मिनट रुक जाओ मैं हाथ से पकड़ लेता हूं उसे। लूप को आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करोगे, घुमाओगे, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और उसकी वजह से यदि लूप क्लोज है तो करंट फ्लो होगी। और करंट देखो इसमें एक डायरेक्शन में नहीं बह रही है, कभी करंट इधर बहती है कभी करंट उधर बहती है। देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गई ना बात, समझे? तो देखो ये तो 220 वोल्ट होती है, ये है ना, एक मिनट 220 होती है, कितना होता है ये 314 होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 314 वोल्ट होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, है ना, 220√2। अब ये जो ईएमएफ है ये किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, देखो इसमें जो ईएमएफ होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा, यूं करके, सही है। तो जो E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है ये साइनसोइडल है ना, 0 से t/2 t 3t/2 एंड सो ऑन। आधे साइकिल के लिए ये पॉजिटिव ईएमएफ रहता है, नेक्स्ट आधे के लिए नेगेटिव, नेक्स्ट आधे के लिए पॉजिटिव। समझ में आई बात? यदि इस लूप से, जैसे लूप है और ये रोटेट कर रही, ये क्या है लूप, और इसे हम रोटेट करा रहे हैं किसी भी तरीके से, भाई ऐसे रोटेट कराएं या ऐसे रोटेट कराएं, किसी भी तरीके से ओमेगा से हम रोटेट करा रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, t इज द टाइम पीरियड। तो हम क्या करते हैं, इसमें से यहां से तोड़ करके इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब, चलो मान लिया पंखा लगाओ या बल्ब लगाओ, मान लिया आपने इसमें बल्ब लगा दिया ये रहा, तो इसमें आधे साइकिल के लिए करंट यूं जाएगी, आधे साइकिल के लिए वापस आएगी, लेकिन ये जब करंट आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, बहुत तेजी से आती है बहुत तेजी से जाती है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी, अरे इसे 2πf लिख लेते हैं हम, ये वेव में भी पढ़ा होगा आपने। फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि एक सेकंड में 50 बार यूं जाएगी 50 बार यूं आएगी। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो यही आती है। हमारे घरों में जो तुम्हारे उसमें, जैसे नंगल डैम है, नंगल डैम में ऊपर से पानी गिरता है ऐसे करके यूं करके, और नीचे क्या है, इसको जैसे नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है ऐसे करके, और यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है, ये लूप लगी हुई है। तो इसे घुमाने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है, पंखुड़ियां लगी होती हैं इसे घुमाने के लिए। समझ में आ गई बात? ऐसे करके, तो ये सब सिस्टम फिक्स होता है यहाँ पे, तो इस पे ऊंचाई से पानी गिरता है यूं करके। अब इसे घुमाना है लूप को, भाई लूप को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कहां से आती है, डैम में से ऊपर से पानी गिरता रहता है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कराती रहती है। तो इस पंखे को घुमाती रहती है, इस पे ये यूं 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 घूमता रहता है, ये भी घूमती रहती है, और यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल लगे हुए हैं ऐसे, तो इसमें से करंट उत्पन्न होती है, और करंट को हम यहाँ से स्लिप रिंग की हेल्प से ये पावर लाइन में भेज देते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे मतलब ट्रांसमिशन लाइन में। आ गई क्या बात समझ में? तो ये साइनसोइडल ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, क्यों भाई? प्रिंसिपल समझ में आई बात नहीं? जैसे
अरे कुछ तो आया होगा समझ में। जैसे ये देखो देखो मैंने ये भी निकाला है एक, अरे तो ये रहा, बल्ब लगा रखा है इससे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये जलने लगता है ऐसे करके, सही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे तो। मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप ये देखो एग्जाम्पल इसमें, है ना, ऑल्टरनेट वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखो, आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव, आधे साइकिल के लिए दूसरी डायरेक्शन में, आधे साइकिल के लिए दूसरी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है नहीं? ये रहा, सही है। अब दिक्कत ये है कि अब हम इस रिंग को घुमाएं कैसे, इसे इसे इस लूप को घुमाने के लिए मेहनत चाहिए ना। तो जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या करते हैं हम, इसे बोलते हैं रोटर, क्या बोलते हैं इसे, शाफ्ट, शाफ्ट बोलते हैं। तो रोटेट करती है शाफ्ट, तो इसको शाफ्ट को घुमाने के लिए हम मोटर लगा देते हैं जनरेटर में, है ना। और वो जो चलती है वो पेट्रोल डाल के चलता है। जनरेटर में हम पेट्रोल डाल देते हैं, पेट्रोल से इंजन चलता है, इंजन इसे घुमाता है, ये लूप घूमती है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अल्टरनेटिव वोल्टेज पैदा हो जाता है। अब जनरेटर में तो लगता है पेट्रोल, वो तो महंगा पड़ता है। अब भगवान ने हमें क्या दिया है, पानी दिया है, डैम बना दिया हमने। अब डैम में से पानी गिरता रहता है, ये पंखुड़ी फ्री में घूमती रहती है और बिजली बनती रहती है। समझ में आ गई बात? न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली कैसे बनती है, सिस्टम तो यही रहता है, बस इस पंखे को, इस शाफ्ट को घुमाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी से पानी को उबालते हैं, पानी को उबाल करके उसमें वेपर बनती है, और वेपर का प्रेशर इन पे डाल देते हैं, है ना। जैसे वेपर गैस से इसे चलाना है बेसिकली, तो उस वेपर से ये पंखुड़ी घूमती रहती है, तो फिर से बिजली बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बिजली में, नहीं। यूरेनियम से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करके वो वेपर बनाता है, और वेपर को हाई टेम्परेचर पे रख के, वेपर प्रेशर हाई डाल के, उस प्रेशर से इसको घुमा दिया जाता है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसी टाइप का होता है, सिस्टम यही है सारा। समझ में आनी चाहिए बात, है ना। तो ये है। चलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो भाई, नहीं है डाउट तो ये है। मैं कुछ एक्स्ट्रा और एग्जांपल करा देता हूं उसके, सम मोर एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल तो कराने ही है बहुत सारे, क्यों भाई? देखो, अरे कहां गया, सुनो मेरी बात, देखो एग्जांपल लिखो। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ at t is equal to 2 second if phi is equal to 5t cube minus t square। हाँ भाई, 5t cube minus t square है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। निकाल देंगे, बहुत ही आसान है। कैसे? ईएमएफ क्या होता है? अरे d phi upon dt का मैग्नीट्यूड, n वेन लगाओ, n तो 1 ही मान लेंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। 5t क्यूब 3t स्क्वायर माइनस 2, 15t स्क्वायर माइनस 2t। सही है क्या बात? तो ये क्या है? t है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 15 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 15 चौका 60 माइनस 4 56
बोल्ड इज करेक्ट आंसर। कॉपी करो तेजी से। हरे राम। अरे तुम तो जानते होंगे वहां पे बांध बांध बना हुआ है, देख करके आना। मैं रहा था वहां पे तो मैंने देखा नहीं था, मैं दूर से ही देखा था। नीचे पानी गिरता रहता है बहुत तेजी से। कॉपी करो तेजी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 दे रखा है टी स्क्वायर प्लस साइन 100 पाई टी माइनस e की पावर माइनस टी। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF at t is equal to 0। डिफरेंशिएशन करना है। अरे कभी कभी वो आपको फ्लक्स दे देगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। EMF माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी का मोड डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t। साइन का क्या आएगा cos 100 पाई t और 100 इंटू पाई और आ जाएगा, साथ में माइनस e की पावर माइनस टी इंटू माइनस 1 और आ जाएगा। सही है, तो ये e एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। तो t बराबर 0 पर, तो ये तो 0 हो जाएगा। हाँ भाई, ये cos 0 हो जाएगा इंटू 100 पाई, ये प्लस e की पावर माइनस 0। तो cos 0 तो 1 होता है 100 पाई, और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 100 प्लस 1 b for volt is the induced EMF at 0 second। कॉपी करो फास्ट। कर लो भाई कॉपी। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, एग्जाम्पल if phi is equal to t square e की पावर माइनस t, find time when induced EMF is 0। induced EMF is 0। Also find flux at this time। फ्लक्स एट दिस टाइम आपको बताना है।
हमें ये बताना है कि फ्लक्स 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल तो है, अरे अपन तो आसानी पढ़ाते हैं, टफ तो पढ़ाते ही नहीं है। क्यों? d5/dt मॉड लगाएंगे, है ना, d/dt t²e⁻t फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर लेंगे। नीट के बच्चों को लिए डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो इसे फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा पूछ लेना अपने फ्रेंड से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻t -1 ये आएगा भाई, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना आएगा -t² t प्लस 2t e⁻t। ये हो गया e एज ए फंक्शन ऑफ t। इसमें अब मैं क्या करूंगा, चलो एक तो t और e⁻t कॉमन लेके -t प्लस 2, है ना। वो कह रहा है वो टाइम बताओ जब ये 0 हो, तो कर दो इसे 0। तो जब आप इसे 0 करोगे तो दिस इज -t प्लस 2, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो जाएगा। -t प्लस 2, 2 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वो कह रहा है टाइम तो निकल गया, फ्लक्स और बताओ। इसलिए फ्लक्स एट 2 सेकेंड, अरे फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है ना, तो t इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2 सेकेंड e⁻² 4e⁻², 4/e² वेबर फ्लक्स आ जाएगी, वेबर में। कॉपी कर लो। ध्यान से देखो, एक सवाल और कराता हूं मैं। कभी कभी वो ग्राफ से भी दे देगा आपको, जब कॉपी कर लो तो बोल देना भाई डन सर। बच्चों बाकी भी बोल दिया करो कोई ना कोई, कभी मैं साफ कर दूंगा ना। वेरी गुड। देखो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो d5/dt होता है। n तो हम लिख लेते हैं जबरदस्ती कि लूप है, वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यदि मैं आपसे फ्लक्स और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दे दूं, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा भाई, वो इंड्यूस क्या होगा, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ φt कर्व। बात समझ में आ रही है नहीं? इन ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस ऑफ स्लोप ऑफ φt कर्व। समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये मान लिया ग्राफ इस तरीके से है, मान लिया फ्लक्स है ये 100 और फ्लक्स किसमें दे रखी है, वेबर में, और ये 0 to 2 to 5 और ये है 10। बात समझ में आई? तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, इसे तो लिख लेना, है ना। फाइंड ईएमएफ एट t is equal to 1 second, t is equal to 5 second, t is equal to 4 second, third t is equal to 8 second।
ग्राफ देख करके इंड्यूस ईएमएफ बताना है आप अपने को, तो बता दोगे? टाइम किस में है? सेकंड में। फ्लक्स किस में है? वेबर में। हाँ भाई, 1 सेकंड पर इंड्यूस ईएमएफ बताना है। तो यहां पे देखो, बोर्ड पे देखो, इधर ये 5 वेबर में, ये है टी, ओ से ए तक, यानी 2 सेकंड तक। ये बताओ, ओ से ए तक क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, एक लाइन, एक स्लोप। तो इसकी जो स्लोप होगी वो θ1 मान लो। हाँ भाई, तो tan θ1 कितना होगा? tan θ1 होगा 100/2, यानी 50। क्लियर है क्या बात? और देखो, तो 1 सेकंड तो यहीं पे पड़ेगा, तो 1 सेकंड पर फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम, फर्स्ट का 1 सेकंड पर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप दिस -50 वोल्ट, क्योंकि 0 से ये क्या है? 0 to 2 सेकेंड, एक लाइन, एक स्लोप। स्लोप क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में आएगा? ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट के लिए ए से बी, हाँ भाई 5 सेकंड तक, कौन बताएगा? 2 to 5 सेकंड, 2 to 5 सेकंड ए से बी। स्लोप कितनी है? अरे कौन बताएगा स्लोप कितनी है भाई ए से बी तक? 0। स्लोप इज 0, इसलिए ईएमएफ 2 से 5 सेकंड तक 0 ही 0 होगा। 4 सेकंड पे पूछ रहा है ना, एट t इक्वल टू 4 सेकंड ईएमएफ कितना होगा? 0। क्लियर है बात? ध्यान से देखो, 5 से 10 सेकंड ना, थर्ड पार्ट, 5 to 10 सेकंड ऐसे कर लेंगे, इसे बना लेंगे सी, है ना भाई? ये 10 B to C। स्लोप बता सकता है इसकी कोई? कितनी आएगी स्लोप? लाइन की स्लोप कोई बच्चा बता सकता है? बताओ। -20 आएगी, बिल्कुल सही बात है। जब इसकी स्लोप निकालते हैं तो ये नेगेटिव आती है और -tan θ2 के इक्वल होती है, और जब इसकी निकालते हैं तो tan θ1 के इक्वल होती है। ऐसी लाइन 90 डिग्री से कम स्लोप पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज्यादा स्लोप नेगेटिव, -θ2 tan θ2। ये कितना है? 100। ये कितना है? 5, है ना भाई? ये कितना है भाई? 100। ये कितना है? 5। 100/5 -20। इसलिए ईएमएफ कितना लग दू भाई? ईएमएफ 8 सेकंड। 8 सेकंड तो यहां आएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, एक माइनस इंटू स्लोप, तो -20 यानी 20 वोल्ट। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से देखो, है ना? मैं यदि इसका ग्राफ बनाऊंगा ईएमएफ का और टाइम का, 0 से 2 से 5 से लेके 10 तक, तो 0 से 2 सेकंड तक -50 वोल्ट है, 2 से 5 तक 0 है, 5 से 10 तक, हाँ भाई 5 से 10 तक कितना है? 20 वोल्ट। ऐसे ग्राफ है, सही है? ये है, कॉपी कर लो।